सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए प्रावधान, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। वैसे तो ब्रिटेन में बहुत पहले मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था, लेकिन वहाँ पे जॉन लॉक नामक एक विचारक थे, वे बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। वो ब्रिटेन की जनता को समझाते रहे कि ये राजतंत्र से बेहतर जो है लोकतंत्र होता है, यानी पूरी जनता क्यों एक व्यक्ति के अधीन रहे और बार बार एक अकेला राजा पूरी जनता के लिए अपने निर्णय थोपता है। तो इस तरीके से जो दूसरा विकल्प है राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र का, उसमें हम सभी का प्रतिनिधित्व होगा और सबकी बातें सुनी जाएंगी और सबका शासन होगा। तो इस तरीके से जॉन लॉक ने 1688 में एक क्रांति हुई जॉन लॉक की अगुवाई में, जिस क्रांति को इंग्लैंड की क्रांति कहते हैं, या यूँ कह लें कि इंग्लैंड में इस क्रांति को गौरवमयी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोचेंगे गौरवमयी क्रांति ऐसी कौन सी क्रांति थी कि जो इंग्लैंड के लिए गौरवमयी साबित हुई? तो यही 1688 की जॉन लॉक के अगुवाई में इंग्लैंड की जनता द्वारा इंग्लैंड को मोनार्की सिस्टम से आज़ाद कराने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो क्रांति की गई थी, उसी 1688 वाली इंग्लैंड की क्रांति को ही गौरवमयी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास की यह एक ऐसी क्रांति थी जो ब्लडलेस क्रांति थी, मतलब किसी का भी खून इस क्रांति में नहीं बहा। जो मकसद था इंग्लैंड की जनता का, ब्रिटेन की जनता का, वो बड़े आसानी से इन्हें हासिल हो गया। वहाँ का उस समय का जो राजा था, जो निरंकुश हो चुका था, जिसका नाम था जेम्स सेकंड। कौन था? जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड के तानाशाही रवैये से परेशान होकर के जॉन लॉक की अगुवाई में 1688 में ब्रिटेन में जो क्रांति हुई वह एकदम ब्लडलेस थी। यानी इस क्रांति को देख करके जो जेम्स सेकंड था, उस समय का राजा, उसने अपने पद को छोड़ दिया और राजमहल से चला गया शांति से। यानी जब जनता ने राजमहल को घेर लिया कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित किया जाए, इस बात को देखते हुए वह मौके को भाप गया जेम्स सेकंड और राजमहल से चला गया। और जब वो राजमहल से चला गया तो वहाँ की जनता देखिए कितनी दयालु थी। एक तो डिमांड कर रही थी लोकतंत्र की, लेकिन इसके बाद भी जेम्स सेकंड के जो बेटी और दामाद थे, देखिए इसीलिए क्योंकि राजतंत्र का सिस्टम, राजा रानी महारानी भी रह गई और लोकतंत्र भी स्थापित हो गया। कैसे? पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो जेम्स सेकंड की बेटी थी और जेम्स सेकंड का जो दामाद था, एक बार यहाँ देखें। जेम्स सेकंड की बेटी मैरी और दामाद था विलियम। ब्रिटेन की जनता ने उन्हें कहा कि ऐसा करो, आप रानी और राजा बने रहो, यानी कहने का मतलब राजतंत्र भी रहे और लोकतंत्र भी स्थापित हो जाए जॉन लॉक की अगुवाई में। इस तरीके से राजा का राजतंत्र, आज भी वहाँ राजा रानी महारानी हैं, उसके साथ साथ पैरेलल लोकतंत्र भी चलता है। इसलिए इसे गौरवमयी क्रांति कहते हैं कि बिना रक्तपात के ही राजतंत्र भी पैरेलल चल रहा और उसके पैरेलल समानांतर लोकतंत्र भी चल रहा। लेकिन राजा और महाराजा को अब वो ताकत नहीं है। अब सबसे ज़्यादा ताकत जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट है वहाँ की, ब्रिटेन की,
पार्लियामेंट है यानी लोकतंत्र की जो पार्लियामेंट है वो सबसे ताकतवर है। इसलिए ये भी आज भी राजा महाराजा महारानी वहाँ बनते हैं, आपने सुना होगा महारानी एलिजाबेथ, उनके प्रिंस आज भी चले आ रहे खानदानी। लेकिन इसके साथ साथ सारी शक्तियाँ किसके पास आ गई? लोकतंत्र के पास आ गई, पार्लियामेंट के पास आ गई। इस वजह से बेटी और दामाद को वहाँ की जनता ने महारानी और राजा नियुक्त किया। आप लोग राजपाट, राजा और रानी वाली जो परंपरा है महलों की, उसे आप जारी रखें, लेकिन अब सारा जो कार्य होगा देश का, ब्रिटेन का, सारी शक्तियाँ, सारे कानून, सारी व्यवस्था वो पार्लियामेंट देखेगी। इस वजह से 1688 की क्रांति को 1688 की क्रांति को ब्रिटेन के लिए गौरवमयी क्रांति कही जाती है। अब देख लीजिए, लोकतंत्र भी हो गया और राजतंत्र भी चल रहा है। राजतंत्र केवल नाम का चल रहा है, बाकी सारी शक्तियाँ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो इस तरीके से ये तो रहा ब्रिटेन का सिस्टम, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम कहते हैं, यानी संवैधानिक और राजतंत्र वाला सिस्टम कहते हैं ब्रिटेन को, क्योंकि संविधान के द्वारा वहाँ की सरकारें भी चल रही और राजतंत्र भी अपना चला रहा है। लेकिन सारी शक्तियाँ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, भारत और अमेरिका जैसा लिखित संविधान यहाँ नहीं था। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि वहाँ के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल की गई, इसकी भी चर्चा हम आज करेंगे। क्यों की गई? क्योंकि समय समय पे जो चीज़ें आती रही, परंपराओं के आधार पर वो चीज़ें वहाँ लागू होती रही और उसको जोड़ते रहे। इस तरीके से वहाँ का शासन चलता रहा। अब ब्रिटेन से भारत के संविधान में चीज़ें क्यों ली गई? क्योंकि ब्रिटेन के अधीन था हमारा देश, ब्रिटेन वालों के अनुसार ही हमारा देश चल रहा था। तो ब्रिटेन के शासन सत्ता की आदत सी पड़ गई थी, एक तरह से रम से गए थे भारत के लोग, इसलिए वहाँ की चीज़ें शामिल की गई। वहाँ की यानी ब्रिटेन की संविधान से जो प्रावधान लिए गए उनमें सबसे पहला प्रमुख जो प्रावधान है वह है संसदीय प्रणाली। एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए। एक बार ब्लैक बोर्ड पे सीरियल से ध्यान दें। सबसे पहला जो प्रावधान लिया गया वो लिया गया संसदीय प्रणाली, दूसरा लिया गया संसदीय विशेषाधिकार, तीसरा लिया गया द्विसदनात्मक व्यवस्था, चौथा लिया गया कानून का शासन, पांचवा लिया गया विधायी प्रक्रिया, छठा लिया गया एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप की जो बात है वो वहीं से ली गई है, सातवां है मंत्रिमंडल प्रणाली और आठवां है परमाधिकार लेख। यानी कुल मिलाकर के ये 8 प्रमुख प्रावधान कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए अपने देश के संविधान में, क्योंकि हम ब्रिटेन के ही अधीन थे और इनके शासन की अधीनता हमारे देश के लोग बहुत लंबे समय से स्वीकार करके चले, एक तरह से रम से गए थे। तो ये चीज़ें वहाँ से शामिल की गई। आइए एक एक चीज़ें विस्तार से। पहला है संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली ली गई यानी कहने का मतलब हमारे देश में भी ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ भी 2 सदन हैं और मंत्रिमंडल है। वहाँ मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री रहता है और प्रधानमंत्री के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। अमेरिका के संविधान के समय हमने ये बात बताई थी कि लिया तो गया राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसको दी गई? प्रधानमंत्री को दी गई। कहाँ से प्रेरित होकर के? ब्रिटेन से प्रेरित होकर के। जैसे मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल का जो प्रधानमंत्री होता है, सारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं। और सबसे जो प्रमुख बात है, हमारे मंत्रिमंडल यानी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, इस संसद में जो चीज़ें हैं वहाँ से ली तो गई, लेकिन ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सर्वशक्तिमान पार्लियामेंट है, सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट है अपेक्षाकृत भारत की। क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट है, अगर वह कोई कानून बनाती भी है
तो उस कानून को बदलने की, पलटने की, रोकने की जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो इसलिए सर्वशक्तिमान भारत की पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट सर्वशक्तिमान है, वहाँ न्यायपालिका कमज़ोर है। तो पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो व्यवस्था ली गई वो ली गई संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है पार्लियामेंट के अंदर जो दो सदन हैं, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, वहाँ पे क्या है? हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है, जिसे शॉर्ट में आप HOC निचला सदन होता है, जिसे हम लोकसभा कह सकते हैं अपने यहाँ, और HOL ऊपरी सदन है कह सकते हैं ब्रिटेन का, जिसे हम ऊपरी सदन यहाँ की राज्यसभा कह सकते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा को मिलने वाली छूट और इसके सदस्यों को मिलने वाले जो अधिकार हैं, ये भी कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। इसके बाद तीसरी जो प्रमुख व्यवस्था ली गई ब्रिटेन से, वह है द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी पार्लियामेंट के अंदर दो सदन होंगे, ये एक निचला सदन होगा, दूसरा उच्च सदन होगा। जो निचला सदन होगा वह भंग हो जाएगा, अस्थायी होता है, और जो ऊपरी सदन होता है वो अस्थायी होता है। कहने का तात्पर्य, जो हमारा निचला सदन लोकसभा है, ये कभी भी भंग हो सकता है, 5 साल में हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, सरकारें गिर जाती हैं, तो इस तरह से ये अस्थायी सदन है। लेकिन जो उच्च सदन है, अपना ऊपरी सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता। आपको पता है कि इसके सदस्य क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, और ये सदन कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा क्या होती है? ये 5 साल पर या बीच में भी किसी भी कारण से भंग हो सकती है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन अपने यहाँ है लोकसभा, वहाँ ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड, उसकी जगह अपने यहाँ है राज्यसभा। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला जो प्रावधान लिया गया उसे आप देखें, कानून का शासन, रूल्स ऑफ लॉ। कहने का तात्पर्य, जो रूल्स का लॉ होगा, कानून का शासन होगा, ये भी चीज़ें वहीं से प्रेरित हैं। अपने देश में संविधान है, कानून है, नियम है, और देश की सारी व्यवस्था इसी कानून के अनुसार चलती है। यह कानून आम हो या खास हो, सबके लिए एक समान रूप से कार्य करेगा, और जो भी कानून बनेगा उस कानून को सबको समान रूप से मानना पड़ेगा। तो ये रूल्स ऑफ लॉ, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अगला प्रावधान देखिए, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब है विधायिका से। विधायिका आप जानते हैं, एमपीज का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। ये विधायिका क्या करती है? चर्चा परिचर्चा करके कानून बनाती है। वो विधायिका की प्रक्रिया, कानून जब लोकसभा से राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से अगर वो पारित हो जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है। फिर वो कानून के शासन के रूप में उसका लागू किया जाता है, फॉलो किया जाता है, माना जाता है। तो इस तरह से एक विधायी प्रक्रिया है विधायिका की, जिस प्रक्रिया के तहत चाहे कोई नियम बनेगा, चाहे कानून बनेगा, चाहे कोई योजनाएं होंगी, चाहे कोई भी कार्य होगा, एक विधायी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ये भी कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। अगला जो प्रावधान है वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका जैसा यहाँ भी नहीं है ब्रिटेन में, अमेरिका जैसा ब्रिटेन में नहीं है, और ब्रिटेन से जो लिया गया वो हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ एकल नागरिकता, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता।
उसी से प्रेरित होकर के सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था हमारे यहाँ चली आ रही है। हमारे यहाँ कोई स्टेट का नागरिक नहीं होता, किसी स्टेट का और देश का नागरिक अलग अलग नहीं होता। यहाँ किसी भी नागरिक को भारत का नागरिक बोला जाएगा। अमेरिका में स्टेट और देश यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में चाहे वो किसी भी स्टेट का नागरिक हो, उसे केवल और केवल भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी सिंगल सिटीजनशिप के तहत केवल भारत का नागरिक माना जाएगा। ये एकल नागरिकता का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वहीं से लिया गया, ब्रिटेन से। अगला प्रावधान आप देखें, मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम। जो सरकार है, सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्रियों का जो समूह है, सभी मंत्रियों का विभाग अलग अलग होता है और किसी भी विभाग में अगर कोई योजनाएं लानी होती है तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है। मंत्रिमंडल से ही कैबिनेट से ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और वो फैसले फिर प्रभावी होते हैं जब चर्चा परिचर्चा के बाद उसे पास कर दिया जाता है सदन में, तब वह महत्वपूर्ण फैसले लागू माने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य मंत्रिमंडल प्रणाली का मतलब है जो भी फैसले लिए जाएंगे देश के लिए वो कौन लेगा? मंत्रिमंडल लेगा। पार्लियामेंट सिस्टम के अंतर्गत सरकार में होने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रियों का जो समूह है वो महत्वपूर्ण फैसले लेगा सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा। अब आखिरी जो प्रावधान है उसे आप देखें, वो है परमाधिकार लेख। यानी परमाधिकार लेख का तात्पर्य भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर कहीं भी हनन होता है तो उस हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है और न्यायपालिका भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन को होने से बचाती है। या यूं कहें कि रिट दाखिल करने के बाद या रिट लाया जाता है कि किसी भी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते। इस तरीके से एक दो आप समझ सकते हैं, हैबियस कार्पस और मैडमस जैसी व्यवस्था। हैबियस कार्पस और मैडमस जैसी व्यवस्था भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन को रोकने के लिए हैं, बहुत बड़ी अस्त्र हैं जिससे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ब्रिटेन के संविधान से ये सारी बातें ली गई और हमारे देश के संविधान में शामिल की गई और आज तक भी इन प्रावधानों का प्रचलन कानूनी रूप से हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इतनी सारी बातें वहाँ से क्यों ली गई। इसका एक सबसे प्रमुख कारण था कि हम ब्रिटेन के ही अधीन थे, हमारे लोग ब्रिटेन के शासन से परिचित थे और उसमें एक तरह से ढल से भी गए थे। तो इस वजह से वहाँ का जो सिस्टम था उन सब चीज़ों को आसानी से फॉलो कर लिया गया, शामिल कर लिया गया और तब से आज तक भारत के संविधान में ये चीज़ें शामिल की हुई हैं। और भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली हुई ये प्रमुख बातें थी, जिसमें सबसे प्रमुख आपका है मंत्रिमंडल सिस्टम, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायिका, कानून का शासन, परमादेश लेख, एकल नागरिकता। इस तरीके से ये सब सारे जो प्रावधान हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम विदेशी स्रोत यानी एक्सटर्नल स्रोत के अन्य देशों से लिए गए प्रावधानों का लेक्चर आपके पास जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और ताकि कोई कमी हो या ऐसी कोई बात हो आप कमेंट करें तो मुझे पता चलेगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार करके आप सबके लिए एक नॉलेजफुल और एथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।